जनता को ये देखना चाहिए कि देश हित में, जनता की भलाई के लिए, हमारी आवाज़, हमारे विकास के लिए वो सदन में क्या उठाता है। युवा क्या सोच रहा है? सर 18वीं लोकसभा चुनाव अपने आप में एक बहुत अहम चुनाव है। बिल्कुल। और वर्तमान सरकार ये बहुत से मुद्दों पे ठीक काम किया है, खासतौर से युवाओं के रोजगार के बारे में ये उस पर तो एकदम फेल है। ये व्यवस्था भी हम ही को करनी है, मेहनत भी हम ही को करना है। हाँ, बस उसको सरकार को मैनेजमेंट देखना है कि हाँ हमारी जनता जो है हमारे कार्यों से वो दुखी ना हो। हाँ, सत्य इतना जरूर है कि जो प्रोत्साहन देना चाहिए युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में, उस प्रोत्साहन की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। योगी जी से तुम बहुत खुश हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कहना है कि अपना जैसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होता है एक दें, जिससे गरीब की आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। तो योगी जी ने काम किया है, इसमें नो डाउट कि योगी जी ने काम किया है और उन्होंने ये जो प्रशासन को भी थोड़ा सही रखा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय पूरे देश में 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 7 चरणों में चुनाव संचालित किए जा रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। तो हम इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले के सिविल कोर्ट में इस समय हम बैठे हुए हैं। कुछ अधिवक्ता हमारे साथ हैं जिनसे हम आज चुनावी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सामने अनुज अस्थाना जी बैठे हुए हैं। आप गोरखपुर सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और लगातार अधिवक्ताओं के समस्याओं को लेकर के आप लगातार आंदोलन करते रहे हैं। उनके पीछे विनय कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता गोरखपुर सिविल कोर्ट में आप भी वकालत करते हैं। और बीच में विनय कुमार पांडे हैं, आप युवा अधिवक्ता हैं। हमारे जस्ट पीछे दीपक सिंह जी हैं, आप भी युवा अधिवक्ता हैं। आप उनके पीछे विनेश कुमार कुशवाहा जी हैं, आप भी युवा अधिवक्ता हैं। और उनकी बगल में सबसे पीछे अभिमन्यु सिंह जी हैं, ये युवा अधिवक्ता हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और युवा अधिवक्ताओं के बीच में मैं हूं और मैं इस चर्चा में सभी का विचार जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम अपने सभी प्रतिभागियों का अपने कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अस्थाना जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024 आपकी नज़र में क्या है? आप ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। 2024 का चुनाव बहुत ही जनता के लिए अहम है, क्योंकि सत्ता पक्ष भावनाओं में जनता को उलझाए हुए है और मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रही है। जबकि प्रधानमंत्री को ये जनता 2 बार चुन चुकी और प्रधानमंत्री को अपना रिजल्ट कार्ड देना था जनता के सामने कि देश के सामने हमने क्या क्या विकास किया, देश के हमने आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत की, देश की रक्षा शक्ति हमारी क्या मजबूत हुई। इस सब पर बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री इस सब पर बात न करके केवल धार्मिक मुद्दे उभार करके गुमराह कर रहे हैं, जबकि जनता को अपने मुद्दों से सरोकार होता है। हमारा मानना है कि मुद्दों के आधार पर ही राजनीति होनी चाहिए। विनय जी, आप बताइए, जो है लोकसभा का जो चुनाव है आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, अगर हम निष्पक्ष बात करें, जो लोकसभा का चुनाव है, तो अब चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि पहले तो जो अभी सरकार है वर्तमान में, उसके कार्यों को देखते हुए कि कार्य जो उसका है विकास का और अन्य मुद्दों पर, वह आज की जनता जो है हमारे ख्याल से बहुत समझदार है, देख रही है कि वो विकास हो रहा है। और कुछ मुद्दे रह जाते हैं जिसमें कोई सरकार, कभी भी किसी की भी सरकार हो, ज़रूरी नहीं है को परफेक्ट हो, कहीं ना कहीं किसी के कुछ कमियां रहते हैं, कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। क्योंकि कमियां नहीं रहेंगी तो हम सुधार कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो सुधार के लिए समय चाहिए। विनय पांडे जी, आप बताइए, जो है कि जो लोकसभा का चुनाव है आपकी नज़र में क्या है? मुझे लगता है कि पहले तो चुनाव के शाब्दिक अर्थ को हमें समझ लेना चाहिए। बिल्कुल, कि चुनाव ही कहता है कि आइए और चुनिए। तो पहले तो हमें 5 साल का जो समय रहता है सर, उस दौरान हमें इस चीज़ को एनालाइज कर लेना चाहिए कि कौन सी गवर्नमेंट
क्या की है, क्या करेगी, क्या कर रही है इनफैक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 2 मेरे हिसाब से सर ये है कि गवर्नमेंट कोई भी हो, यदि जब वो अपनी सरकार बनाती है, सरकार बनाने के साथ साथ वो देश की रक्षा सुरक्षा हर एक चीज़ को जो है ध्यान में रखती है, क्योंकि उसे भी इस चीज़ का ध्यान रहता है कि हम अगर इन मुद्दों पे कार्य नहीं करते हैं तो आगामी आने वाले समय में जनता हमें कहीं से न चुनेगी, ना हमारा साथ देगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा योगदान देश के लिए रहेगा क्या फिर? आज का समय ये है कि हमारे सामने फिर से यह सुनहरा अवसर प्राप्त हमें हुआ है कि हम फिर से अपना एक प्रतिनिधिकर्ता चुनें। हम अपने स्वार्थ और प्रलोभन को पहले त्याग दें तो सत्ता की दम नहीं है कि वो इस प्रकार के किसी प्रकार की जो है कुकृतियों से जनता को प्रभावित कर सकेगा। दीपक सिंह जी, आप युवा अधिवक्ता हैं, तो युवा क्या सोच रहा है आप बताइए, चुनाव को लेकर के कितनी उत्सुकता है युवाओं के अंदर? सर 18वीं लोकसभा चुनाव अपने आप में एक बहुत अहम चुनाव है। बिल्कुल। और वर्तमान सरकार विगत जो 10 वर्षों से शासन करते आ रही है, ये बहुत से मुद्दों पे ठीक काम किया है। बिल्कुल। खासतौर से युवाओं के रोजगार के बारे में ये उस पर तो एकदम फेल है। बहुत से ऐसे लोकल प्रतिनिधि हैं जो कभी किसी ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं भी जहां उनको जाना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाते हैं, तो नहीं अपने आते। प्रतिनिधियों को भी देख करके आप जो है चुनिए, न कि आला कमान को। चयन करें, सिर्फ पार्टी या सिर्फ जो है नेता देख करके ही नहीं, जी अपना सर। जनप्रतिनिधि जो है जी। उसका हाव भाव भी आप देखें। जी सर। उसका भी जो है उसकी कितनी पहुंच है आम जनमानस के बीच में, इसको भी दृष्टिगत जी सर, रखते जी हुए सर, जी सर। आप अपना वोट दें। बहुत सुंदर जो है। विनेश कुमार कुशवाहा जी, आप बताइए, आप भी एक युवा हैं, क्या आपकी सोच है इस चुनाव को लेकर के? इस चुनाव को लेकर हमारे मन में बहुत सी भावनाएं हैं। जैसे हाँ, अधिवक्ता बोलिए, बोलिए। समाज कई सरकारों से उम्मीद लगाई बैठी है कि हमारा अधिवक्ताओं के प्रति जो सुरक्षा है वो कम मुहैया करा जाए। मतलब इसी को दृष्टिगत रखते हुए आप अपना मत देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जो है अनुज जी, अब मैं चाहूँगा कि जो मुद्दे की जो बात हुई, जैसे आपने ओवरऑल तमाम सारी चीज़ें कही, लेकिन आपके नज़र में जो वास्तविक मुद्दा है चुनाव का, क्या बताएंगे आप? देखिए, इस देश में अभी भी भूखमरी है और देश की आधी आबादी से ऊपर जनता कुपोषण की शिकार है। खाद्यान्न व्यवस्था तो पौष्टिकता सरकार तो कह रही है कि के हम पौष्टिक होना 80 चाहिए। करोड़ लोगों को दे रहे हैं जो। हाँ, 80 करोड़ को ये सरकार दे रही है जनता को, ये इसके लिए हम इनकार नहीं करते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा एकदम यहाँ पर निःशुल्क होना चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति सरकारी प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने का इच्छुक नहीं है, जबकि यही स्कूल इसी देश में दिल्ली है। वहाँ से सूचना हम लोग पास आती है कि अच्छे अच्छे अधिकारी, व्यापारी, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल, दिल्ली के सरकारी स्कूल में डालना है। उसी तरह से प्रदेश में व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा, रोजगार, सर नेहरू जी की ये सोच रही है कि सार्वजनिक उपक्रम लगाए जाएं, और उन्होंने सार्वजनिक उपक्रम की बहुत ध्यान दिया, लगवाया, और उसके ज़रिए इस देश में रोज़गार बढ़ा, लोगों ने रोज़गार पाया, उनकी ज़िंदगी की लिविंग स्टाइल हाई हुई। आज उसी सरकारी उपक्रम को एकदम बेकार किया जा रहा है, जिसके कारण बेरोज़गारी बढ़ रही है। आपका BSNL देख लीजिए, नवरत्न का जिक्र होता था एक ज़माने में कि स्थित आर्थिक रूप से एकदम ढांचा एकदम ख़त्म किया जा रहा है, और बेरोज़गारी एकदम उसी कारण से चरम सीमा पे पहुंचती जा रही है। अब आप रेलवे में आपने पद जो हैं वो रिक्त होते गए, आपने घटा दिया। अभी सुनने में आ रहा है, अभी तो उन्होंने 4 साल सेना में कर दिया नौकरी का। अभी लेटेस्ट 15 दिन पहले ही इसी चुनाव के दरमियान सूचना मिली कि रेलवे सेना का एक विंग है MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसमें से भी 9300 पद आपने ख़त्म कर दिए। तो यह सरकार अपने ही सरकारी पदों पर रिक्त कर रही है, तो और जगह रोजगार कहाँ देगी? विनय कुमार श्रीवास्तव जी, जैसे आप बताइए कि रोजगार के मुद्दे पर सरकार ने क्या नहीं किया और उसे क्या करना चाहिए बेहतर, क्या बताएंगे? देखिए,
तो जी पहली बात तो ये है कि रोज़गार ऐसा नहीं है कि रोज़गार है नहीं, अब सभी को सरकारी नौकरी मिले चाहिए तो जाहिर है कि मिलेगी नहीं। वही बात ये है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, जैसे ये CAA जो है, NRC है, इसका जो है सरकार अगर लाना चाहती है इसलिए कि ताकि हम अपने जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित करें। तो सरकार को मैनेजमेंट देखना है कि हाँ हमारी जनता जो है हमारे कार्यों से वो दुखी ना हो। कांग्रेस के ज़माने में 400 का सिलेंडर मिलता था और 400 के सिलेंडर के लिए उनको 4 बजे से लाइन लगाना पड़ता था भोर में। बहुत सुंदर विनय जी। हाँ, विनय कुमार पांडे जी बताइए, आप जो है कि महंगाई जो है, महंगाई के मुद्दे पर जो बात हो रही है, तो महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? इनफैक्ट जैसे मुद्दे की बात मैं करूं, नंबर 1 में गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, नो मैटर, गवर्नमेंट कोई भी हो, 5 चीज़ों पे वो अपना अंकुश लगाए, उसमें डिसिप्लिनरी लाए। वो 5 चीज़ हैं, हॉस्पिटल्स जैसा कि सर ने बताया, रेलवेज़, पुलिस डिपार्ट यानी एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, 4-5 ऐसे चीज़ हैं जिसमें अगर सरकार अपना अंकुश लगाए और डिसिप्लिनरी कायम करे तो मुझे लगता है कि महंगाई का सबब ही समाप्त हो जाएगा। हाँ, सत्य इतना ज़रूर है कि जो प्रोत्साहन देना चाहिए युवाओं को रोज़गार के क्षेत्र में, उस प्रोत्साहन की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है। इलेक्ट्रिक डिपार्ट पे इनफैक्ट जो कि प्रथम होना चाहिए वो मेरे माइंड में नहीं आ रहा। मैं बता दूं कि अपने देश की आधी से अधिक जनता सिर्फ इलेक्ट्रिक डिपार्ट में दौड़ने और उनकी परेशानियों का जो सामना कर रही है उससे निहायत गरीब होती जाएगी, और ये इलेक्ट्रिक डिपार्ट की वजह से महंगाई अपनी चरम सीमा पे जा रहा है। 1 मिनट के लिए आंख बंद के सोचने की आवश्यकता है। बहुत सुंदर जो है विनय पांडे जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से अपने विचारों को रखा है। दीपक सिंह जी, आप बताइए कि चूँकि आप युवा हैं और रोज़गार की दिशा में क्या और करना चाहिए, सरकार रोज़गार के क्षेत्र में कितना सफल रही है? सर, रोजगार के क्षेत्र में जितना इनके पास रिक्तियां हैं वही भरें, और अपने प्रशासन व्यवस्था में जो इनकी राज्य सरकार हुए या केंद्र सरकार हुए, अपने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार कर लें। आए दिन पेपर लीक हो जाता है, बच्चा जाके प्रदर्शन करता है, लाठियाँ खाता, इतना मेहनत से पढ़ता है, 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तैयारी करके, और जब परीक्षा देता है उसके 10 दिन बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। उसमें एक ये एक तरह से जो है प्रशासनिक क्षमता हो गई ना। विनेश जी, आप बताइए। सरकार से इतना कहना है कि जो भी मतलब रोज़गार निकालती है उसका टाइम, परीक्षा कब भर्ती होगी, कब हर चीज़ का एक टाइम फिक्स कर दे। जैसे टाइम फिक्स करे, बिल्कुल। जैसे चुनाव होता है कि इस तारीख को मतलब नामांकन होगा, फिर चुनाव पड़ेगा, रिजल्ट आएगा, तो इसी तरह हर उसका भी फिक्स किया जाए। लेकिन एग्ज़ाम का डेट तो फिक्स होता है ना, एग्जाम और उसके बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम पेपर आउट हो गया, जो है दिक्कत होती है। ये सबसे बड़ी समस्या है जो है। अब मन्नू सिंह जी बताइए, आप बताइए कि जो है महंगाई इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा हो सकती है, बताइए। सर, महंगाई तो चुनाव में मुद्दा है ही, प्लस इस चुनाव में बहुत से और मुद्दे हैं। बताइए। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया का फ़ायदा है तो नुकसान भी है, और सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जो बाहरी एजेंसियां हैं वो हमारे चुनाव में हस्तक्षेप न करें। बहुत सुंदर विचार रखा। अस्थाना जी, आप बताइए, जो है ये इतने विचार आए हैं, तो जैसे आपने कहा बेरोज़गारी, महंगाई, तो बेरोज़गारी और महंगाई एक्चुअल में जो है कितना बड़ा मुद्दा है इस समय, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब व्यक्ति की व्यक्तिगत आय में कमी आ जाती है और हमारे ज़रूरत की चीज़ें हिसाब से खरीदनी पड़ती हैं तो मुझे महंगी लगती है। और देश का आय तो कैपिटल ग्रोथ बड़ा है, उससे आप प्रति व्यक्ति आय आप एवरेज निकालेंगे तो दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली में जो ज़मीनी स्तर का आदमी है उसकी आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है। और आपको याद होगा कि जब पूरे विश्व में मंदी का दौर चला था, तभी मनमोहन सिंह ने, जब जनता की क्रय शक्ति घट गई थी, तब उन्होंने मनरेगा चलाया। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि जितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जितने ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है।
बंद हो रहे हैं। बंद क्यों इसलिए हो रहे हैं कि अब गार्जियन समझ लिया है कि अब रोज़गार नहीं मिल रहे हैं। आप कहेंगे बेरोज़गारी, कहेंगे आप वो क्या नाम है पकोड़ा, तो पकोड़ा भी तलना रोज़गार। भाई संसाधन दो ना कि हमारा पकोड़ा बिकेगा तो हम पकोड़ा भी बेचेंगे। विनय श्रीवास्तव जी, हमारा संविधान जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित करता है। तो निजीकरण को लेकर के जो बात हो रही है, जैसे चाहे रेलवे का निजीकरण हो, चाहे वो एयरपोर्ट निजीकरण की बात हो, तो निजीकरण को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी सरकार होती है तो जैसे वो जानती है कि हमको अगर सत्ता में रहना है तो हम कुछ ऐसा कार्य करें, तो कॉमन सेंस वाली बात है, कोई ऐसा कार्य करें कि ये जनता जो है हमें फिर चुने। निजीकरण का जहाँ तक सवाल है, तो निजीकरण करने की बात जो है क्यों पड़ी? अब ये स्थिति जो है आसपास के जो देश सरकार की व्यवस्था थी, सरकार में जो स्थितियाँ थीं, उस स्थिति को देखते हुए निजीकरण की व्यवस्था, समय की मांग है। हाँ, समय की मांग है। विनय पांडे, ये बताइए कि जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो बात कही जाती है, उत्तर प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए अगर हम बात करें, चूँकि सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है, भाजपा की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वो भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या आप कहेंगे कि किस तरह से सरकार ने जो कानून व्यवस्था है उस दिशा में क्या काम किया है? नहीं, सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है, और देश की जनता का जो है इसके लिए उनको बड़ा आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। लेकिन उस आशीर्वाद के जो है पीछे कहीं ना कहीं उनका ध्यान भटक जाना और उस लॉ एंड ऑर्डर की जो रस्सी है उस पर कहीं ढीलापन लाना, वो फिर से जनता के ऊपर ही प्रभावी होगा। इसका दुष्प्रभाव भी जनता झेल भी रही है। इनफैक्ट एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जो आज का सिस्टम कि रेड लाइट जलती है, अगर कोई गाड़ी क्रॉस कर गई तो उसका चालान कट जाना सत्य है, लेकिन क्या संडे के डे में जिस दिन कोई ट्रैफिक नहीं होती है वो चालान उस दिन भी कटना चाहिए या उसी रेशियो में कटना चाहिए? इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि कोई पति पत्नी अगर साथ में जा रहे होते हैं तो मे बी कि हेलमेट नहीं लगाया। बहुत सारे ऐसे जगह पे हैं जहां मैं सोशल साइट्स की, जैसे भाई हमारे बात कर रहे थे, सोशल साइट्स पे ही देखने को मिलता भी है कि बहुत सारे ऐसे हैं जहां पुलिस वाले हों, ट्रैफिक वाले हों, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। कहीं कहीं तो हमने देखा है कि हेलमेट भी दे देते हैं, पेनल्टी लेकर के। यस सर, बट उत्तर प्रदेश के खास गोरखपुर शहर की जो पुलिस है, पुलिस की भूमिका बड़ी गंदी है इसमें जो है। दीपक सिंह जी, आप बताइए जरा सा कि जो इस समय जो चुनाव में परिवर्तन को आप कहाँ तक देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो है राष्ट्रीय स्तर पर परिवर्तन हो सकता है, या सरकार जो चल रही है वो बेहतर कार्य कर रही है? तो क्या परिवर्तन की संभावना को कहाँ तक आप? वर्तमान समय में देखा जाए तो परिवर्तन की संभावना बहुत ही कम है। पक्ष की बहुत बड़ी कमियां है कि वो सत्ता पक्ष की कमियों को जनता के सामने नहीं ला पा रही है। ये बहुत बड़ा कारण है कि जो है विपक्ष जो है, जो आम जनता की आवाज़ नहीं बन पा रहा। बताइए विनेश जी, जो है परिवर्तन जो है, जैसे दीपक सिंह ने कहा कि परिवर्तन जो है विपक्ष जनता की आवाज़ नहीं बन पा रहा है, तो आप कहाँ तक सहमत हैं इससे? क्या कहेंगे? मेरा मानना है परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए जी, बिल्कुल। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा है। बताइए मन्नू जी, जो विपक्ष जो है जनता की आवाज़ नहीं बन पा रहा। सर, ये बात तो सही है कि विपक्ष जनता की आवाज़ पूर्णतः नहीं बन पा रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है। लेकिन इस समय स्थिति ऐसी बनी है कि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो बॉडी हैं वो ऐसे अपना असमंज बैठा लिए हैं बैलेंस कि वो देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो इससे भी नहीं संतुष्ट है, क्योंकि चुनाव भी निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है। वो इस पर भी बार बार प्रश्न चिन्ह उठाता है। वो चुनाव जो हेड है चुनाव आयोग, उनके ऊपर भी प्रश्न उठाता है। वो चाहता है कि चुनाव निष्पक्ष हो, जिससे पब्लिक जो है अपना वोट डाले ताकि जो सही नेता चुन के और देश का जो है कल्याण हो, वेलफेयर स्टेट की जो परिवर्तन को आप कहाँ तक स्वीकार करते हैं? बताइए, ये जो सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार बदलनी चाहिए या ये आगे चलनी चाहिए? क्या जो है आपकी इच्छा क्या है? सर, परिवर्तन तो होना चाहिए। परिवर्तन को आप चाह रहे हैं, परिवर्तन स्वीकार करना चाह रहे हैं, बहुत सुंदर जो है। अस्थाना जी, आप बताइए जो है, जैसे तमाम हमारे जो प्रतिभागी गण हैं इन लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि विपक्ष जो है
जनता की आवाज़ नहीं बन पा रहा। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ होती है, वो है मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल मीडिया का हालत देख रहे हैं। अभी कोई भी मूवमेंट, कोई भी आंदोलन जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया करता है। अभी हम 1 महीना यहाँ किसी मुद्दे पर, जन सरोकार के मुद्दे पर अनशन करें और कोई जाने ना, इस जनता तक पहुँचाने का काम कौन करेगा? मीडिया करेगी। लेकिन मेरी बात, मैं किस लिए अनशन कर रहा हूँ, किस लिए आंदोलन कर रहा हूँ, यह बात जनता तक न पहुँचाए तो जनता आंदोलित नहीं होगी। जनता ये समझेगी कि वो हमारी वो आवाज़ नहीं कोई कर रहा होगा, कहीं होगा। जंतर मंतर पे ऐसा नहीं है। देश में आप जाइए, बेरोजगारों की लड़ाई, नौयुवकों ने जंतर मंतर पर रह के लड़ी, लाठीचार्ज हुआ, कौन, किस मीडिया ने दिखाया? नहीं दिखाया। पहलवानों की समस्या को लेकर के वो हो रहा था, कौन दिखाया? नहीं दिखाया। किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, देश के सारे किसानों ने, 1 साल तक वो भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा आंदोलन माना जाएगा। लेकिन क्या मीडिया ने कवरेज दिया? नहीं दिया। ये सरकार, आप देखिए, जनता के टैक्स पेयर के पैसे को, मतलब हजारों करोड़ रुपए में यह सरकार विज्ञापन देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर दिन, आए दिन कोई ऐसा चीज़ नहीं, आप अखबार तक उठा के देख लें कि मोदी जी का या उनकी सरकार का फुल फ्रंट पे पेज न होता हो। क्यों होता है? क्योंकि उनको मीडिया को पैसा लेना है, मीडिया की ज़ुबान को बंद रखना है, तो उनको विज्ञापन दो, पैसे से उनका मुंह बंद रखो। आपने कहा मुद्दा, तो यह सरकार बैठे बैठाए जनता में यह मुद्दा देती है। जनता को में इनके जो 4 सांसद अलग अलग प्रदेशों के हैं, ये लिटमस टेस्ट करती है भाजपा कि इस मुद्दे को उठाओ, जनता का रिएक्शन देखो। तो लल्लू सिंह जी हुए, अनंत हेगड़े हुए, एक राजस्थान की मिर्धा जी, इन्होंने कहा कि 400 सीट हमारी आएगी तो हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे। जनता स्वयं इस चीज़ को लपक ली। अब कितनी भी सफाई दे, यह बात अब जनता नहीं मानने वाली कि आप संविधान बदलने वाले नहीं हैं। जनता के अंदर ये मन बैठ गया कि ये अब आएंगे तो ये संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, इसलिए जनता ने मन बना लिया। अंडर करंट चल रहा है, परिवर्तन होना है, और यह शाश्वत नियम है, प्रकृति का नियम है कि बदलाव हर अच्छे चीज़ के लिए बदलाव जरूरी है। बदलाव इस बार अवश्य। विनय पांडे जी, ये बताइए, जैसे विनय श्रीवास्तव जी, कि जैसे ये माना जाता है कि अधिवक्ता जो है, अक्सर जो है विधानसभा में, लोकसभा में अधिवक्ता जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद अधिवक्ताओं की आवाज़ वो भूल जाता है। तो इस पर क्या आप कहेंगे कि अधिवक्ताओं की उपेक्षा पर जो है आप क्या कहना चाहते हैं? अधिवक्ताओं की उपेक्षा का जहाँ तक सवाल है, तो मैं बहुत सारे एडवोकेट जाते हैं चुन के, हाँ, बहुत सारे लेकिन संसद में जाते ही भूल जाते हैं। अधिवक्ता जाते हैं सदन में, और अधिवक्ताओं के ही बीच जो समस्याएं हैं उनको भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है। ये है कि उनको इस चीज़ को किस तरीके से जो है सरकार के सामने प्रस्तुत करना है, वो अपना प्रस्तुत करते हैं। ये एडवोकेट जो वेलफेयर है, उसमें आपकी राशि बढ़ाई गई है, तो कहीं ना कहीं जो है आपका कार्य होता है, लेकिन ये है कि हम सारे मुद्दे देश हित के मुद्दे के सामने गौड़ कर देते हैं। हम अपना निजी मुद्दा नहीं देख पाते हैं। विनय पांडे, बताइए आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? जो है सर, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस देश की नींव ही अधिवक्ता ने रखा है। जिस संविधान की बात की जा रही है सर, आज भी संविधान की रक्षा परोक्ष प्रत्यक्ष किसी प्रकार से अधिवक्ता ही करता है। कानून को सुचारू रूप से व्यवस्थित करके गवर्नमेंट लॉ ऑर्डर मेंटेन कर पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए उसको सही रास्ते पे मार्गदर्शन अधिवक्ता ही देता है। जैसे मैं बात करूँ श्री रवि किशन शुक्ल जी की, आपको अधिवक्ताओं से मिलना चाहिए या नहीं चाहिए, प्रश्न ही उठना ही अपने आप में सर्वनाक बात है। ये अधिवक्ता जो है वो रीढ़ की हड्डी का वो दूसरा ब्रेन है, और आप अपने ब्रेन पे ही अगर कुघात कर देंगे या ब्रेन से ही संपर्क नहीं रखेंगे तो सर पैरालाइज का जो है कहीं ना कहीं खतरा है। मुझे लगता है सब लोग बड़ा ही इच्छुक थे कि शुक्ल जी आए हैं और आज सापेक्ष उनसे मिलेंगे। मैं बताऊं कि कई जगह जो है, मैं अपनी ही बात करूं, कई जगह जो है शुक्ल जी आए, मैं काफ़ी
नज़दीक रहा लेकिन नहीं जा पाए उनको देखने, मिलने, सुनने। मेरी बड़ी परम इच्छा थी, आज आए हैं, आज मुलाकात होगी, आज देख लेंगे, आज सुन लेंगे, लेकिन सर का दर्शन हुआ नहीं और सर जो है रीबैक हो गए। जाने क्यों? हमसे मुंह मोड़ना। यहाँ अधिवक्ताओं की जो लाख के प्रतिशत में जो समझो हमारा संख्या है, क्या वो सरकार के लिए नहीं आता? नहीं। सरकार को उसका वोट, उसका अधिकार, उसका मत ये सब नहीं मिलता, तो सरकार अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं सोचता? ये अधिवक्ता ही सरकार बनाएगी, ये अधिवक्ता ही सरकार को व्यवस्थित करती है। सर जी आप बताइए जो है। तो सर इस पे यही कहेंगे कि उनको अधिवक्ताओं से ज़रूर मिलना चाहिए, भले ही उनका थोड़ा विरोध ही हो, तो आज आए थे, मिलना चाहिए। आज आए थे तो आपसे मिले? नहीं, किसी से नहीं मिले। सुनने में आया कि आए थे लेकिन चले गए। इच्छा थी आपकी? हाँ एकदम जरूर, हमारे सांसद है तो जरूर मिलना चाहिए। क्या सवाल करते हैं आप अगर वो मिलते हैं आपसे तो? सवाल तो वर्तमान समय के चुनाव पे ही करते हैं हम बताइए दिनेश जी, आप बताइए कि जो योगी जी का जो गोरखपुर, एक्चुअल में जो गोरखपुर शहर का जो विकास है, यहाँ के विकास से आप कितने संतुष्ट हैं? बताइए। योगी जी से तो हम बहुत खुश हैं, क्योंकि यहाँ सड़कें अच्छी हो गई है। पहले तो बहुत अच्छा हो गया है, पहले तो जाने में दिक्कत होती थी, लेकिन मतलब प्रदेश सरकार से आप संतुष्ट हैं? उनसे ये थोड़ा सा कहना है कि अपना जैसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होता है एक दें, जिससे गरीब की आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। बिल्कुल। जन सुनवाई ऐप जो भी मतलब ये किए हैं, इस पर हम लोग कंप्लेंट करते हैं तो वो रिपोर्ट नॉर्मली रिपोर्ट लगा दिया जाता है। उसके आगे अगर हम कंप्लेंट नॉर्मली रिपोर्ट जो है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, वो तो रिपोर्ट लगाना उसके हाथ में है। बस तो जो उसके आगे जो ऊपर अधिकारी हैं उनके वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए। बिल्कुल। कि उन्होंने क्या रिपोर्ट लगाया, लेकिन अगर हम उसको अगेन करते हैं तो वही दोबारा आ जाता है। ये खामी है, ये दिक्कत है। डिजिटल हो गया है, इससे फ़ायदा हम लोग ये है कि कहीं जाना नहीं पड़ता, बैठे शिकायत किसी की भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर। बताइए मन्नू सिंह जी, आप बताइए कि इस समय जो है गोरखपुर में योगी जी के द्वारा जो विकास कार्य किया जा रहा है, उसका कितना असर पड़ेगा चुनाव पर, जो है आप क्या कहेंगे? तो योगी जी ने काम किया है, इसमें नो डाउट कि योगी जी ने काम किया है, और उन्होंने ये जो प्रशासन को भी थोड़ा सही रखा है पहले के कंपैरिजन में। तो इसका लाभ, इसका मतलब चुनाव में पार्टी को भी मिलेगा? जी सर, वो तो लाभ मिलना ही है, मिलेगा कुछ हद तक। बहुत सुंदर। आस्थाना जी, जो गोरखपुर शहर है, एक्चुअल में योगी जी का ये गृह जनपद है, और जो यहाँ के विकास कार्य हैं, उन विकास कार्यों का लाभ कितना लोकसभा चुनाव में कितना कारगर हो? जनता को ये देखना चाहिए कि देश हित में, जनता की भलाई के लिए, हमारी आवाज़, हमारे विकास के लिए वो सदन में क्या उठाता है। जैसे अभी ये वकीलों की समस्या है, दो चीज़ है वकीलों की समस्या, एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और एक स्वास्थ्य हो चुका है। पंजीकरण मुफ्त होना चाहिए। वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी आ गया बिल्कुल कि 645 रुपया है, आप इतना रुपया क्यों लेते हैं? कोर्ट ने तो ये कहा ना कि आप संसद से बिना अनुमति नहीं बढ़ा सकते हैं। वो तो हमारे ये तो इंटरनल है, तो ये संसद में सांसद महोदय को उठाना चाहिए। तब तो हम कहेंगे इतने लड़के इतना पैसा बार काउंसिल में दे रहे हैं। अभी तो आज के अखबार में मतलब एक सूचना मिली है कि जो लोग नोटरी हो गए हैं, NOC वहाँ से लेने के लिए, बार काउंसिल से लेने के लिए 8,800 कुछ रुपया वहाँ जमा कराया जा रहा है। फीस किस बात का फीस ले? भाई NOC हम क्या लोन लेते हैं तुम्हारा, तो हमें NOC दोगे? संबित बाटी, ठीक है, जो लूट मची हुई बार काउंसिल। मैं स्थानीय सांसद महोदय की बात कर रहा हूँ। इस देश अपने ज़िले में, अपने शहर में कैसे बेरोज़गारी दूर हो, भ्रष्टाचार कैसे दूर हो। अभी आप जो लोग कह रहे थे विकास या योगी जी का प्रशासन, योगी जी का प्रशासन समझ ठीक है, उस पर मेरा कोई ऐसा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जितना भ्रष्टाचार थानों में बढ़ा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना है, अभी आप किसी का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र लेना हो या पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र लेना हो, महीनों लग जाते हैं। लेखपाल दौड़ाता रहता है, चप्पल घिस जाते हैं, जब 1,500 दीजिए तब जाके बन रहा है। तो ये निगरानी डिपार्टमेंट को, जो जनता डायरेक्ट जुड़ी हुई है, जो कम आय वाले लोग हैं, बहुत समस्याओं से इसे मिल रहे हैं, तो इसका प्रभाव इस चुनाव में भी पड़ेगा। और जहाँ तक रहने वाली बात, सांसद महोदय ने कभी भी संसद में अधिवक्ताओं की समस्या नहीं उठाई।
कोई भी नहीं उठा। और उसका कारण क्या है कि ये राजनीतिक दलों द्वारा ये मानसिक रूप से तैयार कर दिया गया है कि आप फला पार्टी के हैं, तो अधिवक्ता भी बंधुआ मान लिया है। तो अधिवक्ताओं को हमेशा सजग रहना चाहिए, अपने अधिकार के प्रति हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, तभी ये जनप्रतिनिधि आपकी तरफ ध्यान देंगे। तो केंद्र में परिवर्तन दिख रहा है क्या? हमें तो जैसे कि हम नागरिकों से, आम नागरिकों से बहुत जो डाउन टू अर्थ हैं उनसे बात करता रहता हूं, उनकी ये मंशा लग रही है कि इस बार बदलाव है। इस बार देखिए उत्साह भी नहीं दिखाई दे रहा, सत्ता पक्ष का उत्साह भी नहीं दिखाई दे रहा। और तो विपक्ष की आवाज़ नहीं आ पा रही है। विपक्ष की आवाज़ जनता है, जनता मन बना चुकी है, साइलेंट होकर, एकदम साइलेंट होकर के। आप भी व्यक्तिगत आप पत्रकारिता करते हैं, आप यही किसी कचहरी में 10 लोगों से बात करिए, आपको एहसास हो जाएगा। बहुत सुंदर, तो बहुत अच्छा जो मेरा ये सरकार से डिमांड है, या अपने जनप्रतिनिधि से ये डिमांड है कि वह अधिवक्ताओं की चिकित्सा के लिए अपनी आवाज़ संसद में बुलंद करे, और प्रदेश सरकार से यह मांग करते हैं कि वह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जिस तरह से राजस्थान में पास हुआ है, उस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार भी वह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे, बिल को लागू करे। बहुत सुंदर जो है। विनय पांडे जी, एक फाइनल कमेंट आपसे, चूँकि आप युवा हैं और संपूर्ण युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए आप जो है मैं ये चाहूँगा कि मतदाता अपने घर से निकले और वोट करे, चाहे किसी भी दल को वोट करे, लेकिन वोट करे, और जो नारा है कि पहले मतदान फिर जलपान, उसको साकार करे। तो आप संपूर्ण युवाओं की तरफ से एक संदेश हमारे दर्शकों को दें। सर, वैसे कहा जाता है कि 4 ऐसे कर्ज हैं जो इंसान कभी चुका नहीं पाता। बिल्कुल, लगातार वो प्रयास करता रहता है लेकिन चुका नहीं पाता। माँ का कर्ज, गुरु का कर्ज, प्रकृति का कर्ज और देश का कर्ज। बिल्कुल। तो चूंकि देश की बातें हो रही हैं, मैं उसकी बात बताऊं कि ये मतदान करना या मत जाना देना, वोट करना, ये अगर आप नहीं करेंगे तो और भी कर्ज में डूब जाएंगे। ये देश का हमारे ऊपर कर्ज है कि हमें हर बार निरंतर लगातार हमें ये प्रयास करते रहना है कि एक सच्चा अच्छा प्रतिनिधि आए जिसको हम चुने, और उसको चुनने के लिए हमें घर से बाहर निकलकर मत देना अति आवश्यक है। और जो सक्षम ना हो तो सक्षम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी नेता अभिनेता का मुंह देखने के बजाय स्वयं उनकी इतनी मदद करके उनको ले जाके मत दिलवाएं। एक लाइन में और कहना चाहूँगा, इनफैक्ट आपका बार बार प्रश्न रहा, वो प्रश्न मुझ तक नहीं आया कि परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इस बात को हमें ये ध्यान देना चाहिए कि परिवर्तन क्यों होना चाहिए। बिल्कुल, प्रकृति का नियम परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन तब है जब परावर्तन होता है, तभी परिवर्तन किया जा सकता है। परावर्तन का तात्पर्य मुझसे बेहतर सर आप समझ रहे हैं कि परावर्तन का तात्पर्य वह होना चाहिए कि जो एक नियम, एक व्यवस्था को सुचारू रूप से और उससे बेहतर दिखाए तो परावर्तन है। इसलिए परिवर्तन चाहिए, लेकिन ऐसा परावर्तन कहीं दिख नहीं रहा, इसलिए परिवर्तन कदापि नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा विचार आपका आया। दर्शकों, आपने देखा कि वरिष्ठ अधिवक्ता और हमारे युवा अधिवक्ताओं ने इस लोकसभा चुनाव को लेकर के इस परिचर्चा में अपने अपने विचार व्यक्त किए। कौन किसके पक्ष का रहा, कौन विपक्ष का रहा, इससे हमें नहीं कोई मतलब, हम तो हमेशा निष्पक्षता की तरफ अपने आप को रखते हैं। लेकिन जैसा कि उभर के आया कि मतदान ये हमारा अधिकार है और ये हमारी ताकत है, इसीलिए मतदाता को भाग्य विधाता कहा जाता है। जब हम घर से निकलेंगे और मतदान करेंगे तभी हम बेहतर अपने प्रतिनिधि को अपने देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेज सकेंगे। इसलिए मेरा भी आग्रह है कि मतदान आप ज़रूर करें। आस्थाना जी, आप, विनय पांडे जी आप आए, दीपक सिंह जी, विनेश कुशवाहा जी और मन्नू सिंह जी आप लोग आए, विनय कुमार श्रीवास्तव जी जो चले गए, आप सभी लोग यहाँ आए और आपने अपना अमूल्य समय निकाला और आपने अपनी बेहतर बातों से हमारे दर्शकों को अवगत कराया। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।